कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट चैप्टर, जिसमें जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर के बारे में पढ़ा था। और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि कल की क्लास में हमने बताया था हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। तो कमेंट करके बताइए हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मार्किंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मेजरमेंट चैप्टर उसमें आपका बहुत कुछ आता है, भी आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सब पढ़ाना है, लेकिन नियमित थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि फिटर की सबसे बेस्ट बुक होती है। तो उसमें जो सीरियल वाइज, जो चैप्टर वाइज दिया है, वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। ये हील टाइप जेनी कैलिपर होता है और ये मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंच के प्रकार के बारे में। तो पंच मुख्यतः हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर पंच और प्रिक पंच, ये हमारे 2 मुख्यतः होते हैं। वैसे तो 9 होते हैं, तो जितने भी पंच होते हैं उन्हें सभी टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्थायी हेतु विमाओं को निश्चित करने हेतु पंच का उपयोग होता है। पंच 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, प्रिक पंच। स्थायी मार्किंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी से अगर हम पेंसिल से अगर मान लीजिए लाइन खींच देते हैं तो मिट जाता है, तो वो जो पेंसिल से या स्क्राइबर के माध्यम से, मान लीजिए हमने जॉब पर एक स्क्राइबर के द्वारा हमने मार्किंग करी है, लाइन खींची है, तो वो लाइन क्योंकि कुछ देर बाद मिट जाती है ना, जब हम वर्क कर रहे होते हैं, तो वो जो मार्किंग की हुई है वो स्थायी मार्किंग करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक मटेरियल को काटना है। अगर मान लीजिए लाइन ही साफ़ हो जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने 5 में मापा था और कहाँ से हमें कटिंग क्रिया करनी है। तो यहाँ पर पंच का काफ़ी महत्व होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर पंच के बारे में। सेंटर पंच का एंगल पूछा जाता है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा बनाया गया पंच का चिन्ह कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, सेंटर पंच के द्वारा बनाया गया चिन्ह कैसा होता है, याद रखिएगा, चौड़ा होता है और बहुत ही गहरा नहीं होता है। तो कैसे पूछेगा एग्जाम में कि सेंटर पंच का चिन्ह कैसा होता है, एग्जाम में कैसे आपसे पूछेगा कि सेंटर पंच का चिन्ह कैसा होता है, जो सेंटर पंच से हम जो चिन्ह लगाते हैं वो कैसा होता है। ऐसे ऑप्शन देगा, कम चौड़ा, अधिक गहरा, कम चौड़ा, अधिक गहरा। दूसरा ऑप्शन देगा अधिक चौड़ा और कम गहरा। तो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, अधिक चौड़ा कम गहरा। तो ये कैसा होता है, अधिक, इसका जो बनाया गया चिन्ह जो होता है वो चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस पंच का प्रयोग छिद्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, मतलब कि होल को जैसे कि हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं, है ना, तो हमें ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच के माध्यम से हम निशान लगा लेते हैं, ताकि ड्रिल का जो पॉइंट है वो अच्छे से बैठ सके। तो मुख्यतः इसका वहीं पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पंच का उपयोग छिद्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठाने में सहायक होता है। जो चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए, क्योंकि हमारा चिन्ह जो कैसा होता है, सेंटर पंच के द्वारा बनाया गया चिन्ह हमारा कैसा होता है, चौड़ा होता है और उसकी गहराई कैसी होती है, कम गहराई होती है। तो चौड़ा पंच चिन्ह में अगर हम ड्रिल शुरू करेंगे तो ठीक ढंग से बैठाने में, मतलब कि जो ड्रिल का पॉइंट है वो प्रॉपर सही से बैठ जाएगा। जैसे ये ड्रिल का, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर पंच है और ठीक है, तो इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पे एक डॉट पंच और प्रिक पंच के पॉइंट के बारे में दिखाएगा। अगर हमारा प्रिक पंच होगा तो उसका जो पॉइंट होगा वो इस टाइप का बना होगा, कोनिकल होगा। डॉट पंच होगा तो हमारा जिसका एंगल 60 डिग्री होता है उसका पॉइंट थोड़ा सा मोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है प्रिक पंच के बारे में। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री होता है। देखिए, प्रिक पंच का एक ही एंगल होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन कार्य के अनुसार इसका यूज एंगल अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रिक पंच 60 डिग्री वाले को ही डॉट पंच कहते हैं। ठीक है, डॉट पंच हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
डॉट पंच, ठीक है। तो प्रिक पंच 60 डिग्री का यूज हम विटनेस मार्किंग के लिए भी करते हैं। और प्रिक पंच यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री 60 डिग्री होता है। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिक पंच का एंगल बताइए, प्रिक पंच का एंगल बताइए, तो क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? ऑप्शन देगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि प्रिक पंच का एंगल 30-60 डिग्री होता है, तो दोनों आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगाना है? 30 डिग्री वाला लगाना है, क्योंकि प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। जो ये 60 डिग्री होता है ना, डॉट पंच का होता है। बस ये क्या यूज के अनुसार अलग हो जाता है, वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? डिवाइडर के पॉइंट को स्थिति में करने के लिए। हल्के पंच चिन्ह हेतु होता है, मतलब डिवाइडर के पॉइंट को अगर बिठाना होता है ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम 30 डिग्री प्रिक पंच वाले प्रयोग करेंगे। विभाजक का मतलब क्या होता है? डिवाइडर, ठीक। नेक्स्ट का मतलब, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पंच चिन्हों में विभाजक कह टांगे ठीक ढंग से बैठ जाएगी। अगर हम पंच के माध्यम से मार्किंग करेंगे तो उससे डिवाइडर की जो लेग का पॉइंट होता है वो प्रॉपर उसमें बैठ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा जॉब है, ठीक है। अब इसमें हमको डिवाइडर का पॉइंट रखना है। अब इसमें कोई भी हमने पंच का निशान नहीं बनाया हुआ, तो डिवाइडर का पॉइंट क्या इधर उधर भागेगा। तो हम पंच के माध्यम से क्या है, इसमें निशान लगा देंगे। तो किस पंच के माध्यम से लगाएंगे? हम 30 डिग्री प्रिक पंच के माध्यम से निशान लगाएंगे, जिससे कि डिवाइडर का पॉइंट इसमें आसानी से बैठ जाएगा। जैसे कि याद होगा कि हम बता रहे थे कि ये जो प्रिक पंच 30 डिग्री 60 डिग्री दिया है, इनका एंगल के आधार पे अलग अलग यूज होता है। जैसे प्रिक पंच 30 डिग्री का यूज पूछेगा तो हम बताएंगे कि डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, और जो प्रिक पंच 60 डिग्री का यूज होता है ये विटनेस मार्किंग के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 60 डिग्री प्रिक पंच, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 60 डिग्री प्रिक पंच विटनेस मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा? विटनेस मार्किंग करने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो 30 डिग्री प्रिक पंच आपको ऑप्शन में दे देगा, 30 डिग्री प्रिक पंच, है ना। दूसरा ऑप्शन देगा 60 डिग्री प्रिक पंच। तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे, अगर वो पूछ रहा है विटनेस मार्किंग के लिए, तो विटनेस मार्किंग के लिए हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से एंगल का यूज करते हैं? वहाँ पर 60 डिग्री का यूज करते हैं। तो 60 डिग्री के प्रिक पंच का यूज हम विटनेस मार्किंग करने के लिए करते हैं। अगर 30 डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग हम डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। मान लीजिए डिवाइडर का पॉइंट को यहाँ पे बैठाना है अच्छे से, तो वहाँ पर हम प्रिक पंच 30 डिग्री वाले का यूज करेंगे, और विटनेस मार्किंग करना है तो वहाँ पर हम 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। विटनेस मार्किंग क्या होती है? विटनेस मार्किंग, कोई हमने प्रॉपर ऐसे स्क्राइबर के द्वारा लाइन खींच दिया है, तो अब वो लाइन जो खींची है हमने वो हल्की हल्की दिख रही है, अब वो क्या स्पष्ट नहीं दिख रही है, मिट भी सकती है कुछ देर बाद जब हम काम कर रहे होंगे, तो मिटे ना और वो प्रॉपर अच्छे से दिखे, तो उसके ऊपर हम 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे, और वहाँ पर हम 60 डिग्री प्रिक पंच के माध्यम से वहाँ पर हम पंचिंग कर देंगे, जिससे हम बोलते हैं विटनेस मार्किंग। मतलब चिन्ह क्या है, जो हम 60 डिग्री प्रिक पंच के माध्यम से जो वहाँ पे पंचिंग करते हैं, वो चिन्ह जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये होती है विटनेस मार्किंग। जो चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं होने चाहिए। तो बताइएगा ये क्वेश्चन कि जो हम पंच के द्वारा निशान जो लगाते हैं उनकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा कि जब हम पंच के माध्यम से जब हम निशान लगाते हैं, ठीक है, जो हम निशान लगाते हैं तो उनमें से ऐसा क्या होता है जो उनकी समान होता है? क्या उनकी चौड़ाई समान होती है सभी चिन्हों की? दूसरा, क्या उनकी गहराई समान होती है? ये दो में से आपको बताना है क्या समान होता है। ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पे में पूछा गया कि पंचों में जो हम चिन्ह मार्किंग करते हैं पंच के द्वारा, इनके बीच की दूरी कितनी है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है। हम आपको याद भी कराते जाएंगे, आगे हम पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए आप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसको भी देख लीजिए। ये विटनेस मार्क को दर्शाएगा। ये जो लाइनें हैं ना,
ये जो लाइनें खींची हैं ये देखो, ये क्या विटनेस मार्किंग है ना, ताकि वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ सके। अब यहाँ पे क्या है, प्रिक पंच ऑफ 60 डिग्री एंगल, मतलब हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज किया है, विटनेस मार्किंग करने के लिए यूज किया, तो वही यहाँ पर देखो दिखा रहा है। तो ये जो ये मार्किंग है ये कौन सी है, विटनेस मार्किंग है। विटनेस मार्किंग करने के लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखा है प्रिक पंच मार्क्स 30 डिग्री। अब 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज कहाँ पर करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। तो कोई भी ये मान लीजिए पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये जैसे यहाँ पे कर्व में बना हुआ है ना, ये देखिए रेडियस में बना हुआ है कर्व में, तो ये कैसे बना होगा, यहाँ पर हमने डिवाइडर का पॉइंट यहाँ पे रखा होगा और डिवाइडर एक दूसरे पॉइंट से यहाँ से हमने ऐसे लाइन खींची होगी, एक हमने यहाँ पर ऐसे डिवाइडर पॉइंट को रखा होगा, एक ऐसे लाइन खींची होगी, मतलब मार्किंग करी होगी। तो वो डिवाइडर के पॉइंट जो हमने यहाँ पे रखा है, उस डिवाइडर के पॉइंट को अच्छे से रखने के लिए हम यहाँ पे 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ में आया ना कि जब हम कोई चीज़ ऐसे कर्व में लाइन खींच रहे, कोई मार्किंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या है, तो उसके लिए डिवाइडर के पॉइंट को रखना पड़ेगा, तभी तो हम ऐसे आर खींच सकेंगे। डिवाइडर के पॉइंट नहीं रखें तो कैसे खींचोगे। तो अब वो रखने के लिए हम 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए जो हमने ये तो हो गया, उसके लिए डिवाइडर के पॉइंट को रखने के लिए 30 डिग्री। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर एक स्क्राइबर के द्वारा या डिवाइडर के माध्यम से मान लीजिए ऐसे एक चाप खींच दिया, लाइनिंग खींच दिया, तो प्रॉपर सही से दिखे, स्पष्ट रूप से दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, विटनेस मार्किंग, स्पष्ट रूप से दिखे, और उसके लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। तो अच्छे से याद हो गया होगा, बहुत बार हमने ये चीज़ आपको रिकॉल कराई, याद कराई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बार रिपीट कर दिया तो आपको बाद में याद करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, क्लास में ही आपको याद हो गया होगा। हमारा बस बार बार रिपीट करने का यही रीज़न है कि आपको यहीं पर याद हो जाए, आपको बाद में याद ना करना पड़े। हैमर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले और भी जैसे कि हमने बताया था और भी पंच होते हैं, जैसे आपका बेल पंच होता है, सॉलिड पंच होता है, हॉलो पंच होता है, डॉट पंच होता है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर किसका है, ये हमारा बेल पंच का है। इसी कारण से देखिए आकृत भी आपको दिख रही होगी, ये घंटी के अनुसार। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पंच है जिसकी आकृति घंटी के अनुसार है ना। तो घंटी के अनुसार हमारी जो आकृति होती है वो बेल पंच के अनुसार बेल पंच होता है, जिसकी आकृति कैसी होती है, घंटी नुमा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब हम पढ़ लेते हैं बेल पंच का यूज कहाँ करते हैं। तो बेल पंच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पंच की बाहरी आकृति घंटी की तरह कोनिकल होती, जो हमने बताया। इसके अंदर पंच होता है जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रॉड का केंद्र, देखिए इसमें याद करने की पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पंच का प्रयोग गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो गोल रॉड का अगर हमें केंद्र बिंदु निकालना है तो हम किस पंच का प्रयोग करेंगे, हम बेल पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए कैसे, देखो यहाँ पे निकाला जा रहा है। मान लीजिए गोल रॉड बोले या बेलनाकार जॉब बोले, तो बेलनाकार जॉब का देखो ये सेंटर निकाला जा रहा है, तो यही तो है ना सेंटर पॉइंट इस बेलनाकार जॉब का। तो बेल पंच के माध्यम से क्या करते हैं, हम गोल रॉड या बेलनाकार जॉब का सेंटर पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि इसे रॉड के फेस पर सेट करके इसके पंच के हेड पर हैमर की चोट लगाकर गोल रॉड का सेंटर निकाला जाता है। मतलब ये कह रहा है कि बेल पंच जो होता है, इसके हेड पर हम क्या करते हैं, हैमर की चोट लगाते हैं, इसके हेड पर हम हैमर की चोट लगाते हैं। फिर ये जो घंटी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पर यहाँ पे चोट लगती है आके, जिससे कि वो सेंटर पे निशान लग जाता है। ठीक है, इस पंच को ऊपर उठाने के लिए इसमें स्प्रिंग भी लगा होता है। तो इसके दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है कि बेल पंच की आकृति होती घंटी के नुमा, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इस पंच का प्रयोग गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा पंच है
जिसका पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता है वो हमारा सॉलिड पंच होता है, बल्कि यह प्लेन सिलिंड्रिकल होता है। अगर वो कोनिकल नहीं होता तो कैसा होता है, प्लेन सिलिंड्रिकल होता है। तो ये देख लीजिए हमारा सॉलिड पंच का फिगर है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कोनिकल नहीं है। जैसे कि और भी पंच होते हैं ना, वो कोनिकल होते हैं, उनके बहुत ही जो धार होती है बहुत ही 30 डिग्री पर पंच देखा आपने, 60 डिग्री पर पंच देखा, उनके पॉइंट कितने नुकीले थे। जबकि ये जो हमारा ये सॉलिड पंच है ये हमारा प्लेन सिलिंड्रिकल है, इसका पॉइंट कोनिकल नहीं होता है। सॉलिड पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग हम ब्लैक स्मिथी में गर्म जाब में सुराख करने के लिए करते हैं। मतलब कि फोर्जिंग शॉप में हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। ब्लैक स्मिथी मतलब गर्म जाब, ब्लैक स्मिथी में का मतलब, ब्लैक स्मिथी क्या है, फोर्जिंग शॉप, ठीक है। तो फोर्जिंग शॉप में हम गर्म जाब में सुराख करने के लिए हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। अगर गर्म जाब पूछेगा कि गर्म जाब में सुराख करना है तो हम क्या लगाएंगे, सॉलिड पंच लगाएंगे। इसका प्रयोग पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए किया जाता है। तो अगर ये एग्जाम में पूछे कि पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करना है, पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करना है तो किसका लगाएंगे, सॉलिड पंच लगाएंगे। अगर कह रहा है ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करना है तो सॉलिड पंच लगाएंगे। बस यही 2 पॉइंट है। और एक पॉइंट याद कर लीजिए कि इसका पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना कि सॉलिड पंच का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, गर्म जॉब में सुराख करने के लिए और पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए, याद रहेगा। हॉलो पंच से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इस प्रकार का पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। एग्जाम में कैसे पूछता है, मोस्टली ऐसे पूछता है कि पतली सीटों में अगर वाशर काटना है तो हम किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो पतली सीटों में वाशर काटने के लिए हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या पतली सीटों में वाशर काटना है या इस सुराख बनाना है तो वहाँ पर हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका पॉइंट आगे से सिलिंड्रिकल थोड़ा सा टेपर होता है। तो ये हमारा पिन पंच देख लीजिए, ये हमारा पिन पंच है। इसका पॉइंट क्या होता है, आगे से इस पॉइंट का अंदर से क्या होता है, इस पॉइंट आगे से सिलिंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। तो ये हमारा पिन पंच है ना। ये हमारा पिन पंच देख लीजिए, ये क्या हमारा पिन पंच है, ठीक है। ये हमारा हॉलो पंच है। हॉलो पंच हमारा कैसा होता है, ये अंदर से खोखला होता है ना। और मतलब जिसका जो पॉइंट होता है वो अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम वाशर इत्यादि काटने के लिए, मतलब कि पतली सीटों में अगर वाशर काटना है तो हॉलो पंच का प्रयोग करेंगे, इस पंच का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको फिगर दे देगा, ये कौन सा पंच है, ये हमारा सॉलिड पंच है। ये हमारा कौन सा पंच है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हॉलो पंच है। ये हमारा कौन सा है, पिन पंच है। ये हमारा कौन है, आगे हम पढ़ाएंगे, डबल एंड पंच इसे बोलते हैं। तो ये हो गया पिन पंच हो गया। पिन पंच के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट आगे से सिलिंड्रिकल थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए इसकी पॉइंट की लंबाई देखिए कितनी लंबी है ना। तो पिन पंच एक ऐसा पंच है जिसकी पॉइंट की लंबाई सबसे अधिक होती है। दूसरा क्या है पॉइंट की इसके पॉइंट दूसरे पंचों की अपेक्षा तो अधिक होती है, हमने बताया अभी। और इसका प्रयोग हम पतली सीटों में सुराख करने के लिए करते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा था सॉलिड पंच में कि सॉलिड पंच का प्रयोग हम पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए यूज करते हैं। तो वर्ड अगर वहाँ पे ठंडी हालत दिया तो हम सॉलिड पंच लगाएंगे, केवल इतना दिया पतली सीटों में सुराख करना है तो हम पिन पंच का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें पिन पंच कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये वाला पूछता है कि डॉवल पिन और टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो डॉवल पिन और टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो पतली सीट वाला सुराख करने के लिए पूछता है तो आप ये पिन पंच लगाइएगा। अगर कह रहा ठंडी पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करना है तो हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। गर्म जाब में सुराख करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें भी हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा आगे नेक्स्ट और पॉइंट है इसमें कि ये भी पूछा जा सकता है कि पिन पंच हमारे कितने साइज़ तक पाए जाते हैं। तो पिन पंच हमारा 12 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। पिन पंच हमारा 12 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा डबल एंड पंच, मतलब इसमें क्या होते हैं, हमारे 2 पॉइंट होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक बार पंचिंग करेंगे, एक बार जब पंच करेंगे तो इसमें क्या एक ही बार में 2 निशान लगे, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, है ना। तो इसमें क्या जल्दी मार्किंग हो जाती है। इस पंच के 2 पॉइंट होते हैं जिनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 3 से 5 एम, जो 3 से 5 एम तक की दूरी पर होते हैं। मतलब एक पॉइंट मान लीजिए अगर इसकी 3 mm है ना, 3 से 5 एम की दूरी पर, मतलब इनके जो बीच की दूरी होगी वो 3 से 5 एम। तो मान लीजिए 3 है तो ये 6 होगी, है ना, क्यों इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 3 mm। तो बीच की दूरी 3 से 5 mm होती है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इससे पंचिंग करने में सुविधा रहती है, क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर रखी जाती है। जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था कि ये आपको बताना है कि दो क्वेश्चन में पूछे थे, उनके आंसर अगर आपने नहीं दिए तो ज़रूर दीजिएगा अगर आप अभी जुड़े हैं क्लास में। तो ये क्वेश्चन था कि हमारा जो हम पंच के माध्यम से जो निशान लगाते हैं, तो उन पंचों में के जो निशान है वो सभी निशानों में क्या समान रहता है, क्या उनकी चौड़ाई समान रहती है या गहराई समान रहती है। और इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनेंस फैक्टर में। हो सकता है थोड़ा सा इनकरेक्ट हो, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा ये कि जो हमने पंच के द्वारा जो निशान लगाए उनके तो उन पंचों के बीच की दूरी जो निशान है, उन निशानों के बीच की दूरी क्या है। जैसे कि यहाँ पे इनके पॉइंट के बीच की दूरी 3 से 5 mm है, तो वैसे ही आपको बताना है कि पंचों के निशानों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है। ये हो गया पंचों के टाइप के बारे में। एक आपका डॉट पंच के बारे में रहा जा रहा है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि डॉट पंच का यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए, अगर पूछे आपसे प्रिक पंच, देखिए प्रिक पंच के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि 30 डिग्री 60 डिग्री का यूज कहाँ करते हैं, तो हो गए, तो एंगल के बारे में हो गया। अगर ऐसे पूछता है कि पतली सीटों में मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करना है या फिर बहुत ही शुद्धता में, क्या एग्जाम में पूछे, बहुत ही शुद्धता में अगर हमें पंचिंग करनी है, ठीक है, बहुत ही शुद्धता में अगर हमें क्या करनी है, मार्किंग करनी है, तो किस पंच का प्रयोग करेंगे, हम प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। मतलब रफ कार्यों के लिए हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, और शुद्धता में बारीक कामों में हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही शुद्धता में अगर पंच मार्किंग करना है तो प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि पतली सीटों पर मार्किंग की हुई लाइनें, मतलब पतली सीटें हैं उस पर मार्किंग कोई हमने लाइन खींची हुई है स्क्राइबर के माध्यम से या डिवाइडर के माध्यम से, तो उसको उस जो मार्किंग की हुई जो लाइन है उसको अगर पक्का करना वर्ड दे रहा है कि हमें लाइनों को पक्का करना है, तो उसके लिए हम प्रिक पंच का यूज करते हैं। ये हो गया प्रिक पंच। डॉट पंच का प्रयोग भी हम मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं, बस अंतर ये है कि हम डॉट पंच का प्रयोग रफ कार्यों के लिए, मतलब कि समानता यूज करते हैं। बाकी प्रिक पंच का प्रयोग हम पतली सीटों में और शुद्धता में बारीक वाले कामों में हम इसका यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमने बताया कि 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग हम डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं, और 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज हम विटनेस मार्किंग करने के लिए करते हैं। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पंच के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रिक पंच, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है, आपको भी हो सकता है कि विटनेस मार्किंग है ना और डिवाइडर के पॉइंट में काफ़ी रहता होगा, तो आज क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हैमर के बारे में पढ़ेंगे। हैमर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैमर क्या होता है, इंजीनियरिंग हैमर एक हस्त औजार है, मतलब कि हैमर क्या है, हमारा एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग हम निम्नलिखित कार्य करते समय प्रहार करने हेतु किया जाता है। मान लीजिए जैसे अगर हमें पंचिंग करनी है, तो पंच में ऐसे थोड़ी कि हाथ से हमने पंचिंग कर देंगे, नहीं, पंच में हम हैमर की चोट लगाते हैं तब वो पंचिंग होती है, तब वो मार्किंग होती है। तो सामान्यतः हमारा हैमर का काम होता है स्ट्राइकिंग करने के लिए, चोट मारने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं। पंचिंग अब कहाँ कहाँ पर हम हैमर का यूज करते हैं भी देख लेते हैं। पंचिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है, हमने बताया पंच में चोट मारने के लिए, जिससे क्या है निशान बनेंगे, पंच का निशान बने। नेक्स्ट है बेंडिंग में करने, कोई जॉब है या कोई पतली सीट है उसको मोड़ना है, ये गर्म जॉब, हमने जॉब को गर्म किया उसको मोड़ना है, तो बेंड किसी भी प्रकार के जॉब को मोड़ना है, पतली सीट को मोड़ना, वहाँ पर हम हैमर का प्रयोग करेंगे। सीधा करना, किसी चीज़ को, मुड़ी हुई चीज़ को सीधा करना है, स्ट्रेटिंग सीधा करेंगे। चिपिंग करना,
अब तक चीपिंग कैसे, चीजल से आप मान लो चीपिंग कर रहे हो, है ना, मटेरियल हटा रहे हो, तो ऐसे तो बिना हैमर के तो हटेगा नहीं, तो हम क्या है हैमर की चोट लगाएंगे चीजल में और उससे क्या होगी, चीपिंग होगी। फोर्जिंग करना मतलब कि हाँ कोई भी जॉब है हमने उसको गर्म किया, है ना, अब उसकी शेप बदलनी, आकृत बदलनी, तो वहाँ पर भी हमारा हैमर से चोट लगाते हैं। जैसे कि हम फोर्जिंग शॉप में स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, है ना, फोर्जिंग शॉप में। तो अब ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर रिबेटिंग करना। मान लीजिए कहीं पर हम रिबेट लगा रहे हैं सीट में, है ना, तो वहाँ पर हम हैमर का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि हैमर का प्रयोग कहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है ना, तो कहाँ पर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कि आपका फोर्जिंग करते हैं, बिल्कुल फोर्जिंग करते हैं। सेकंड है पंचिंग में करते हैं, बिल्कुल। थर्ड है बेंडिंग में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चीपिंग में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। फोर्थ एक और ऑप्शन दे देगा सपोर्टिंग। क्या हम सपोर्टिंग में करते हैं, नहीं, सपोर्टिंग में हम नहीं करते। सपोर्टिंग में किसका प्रयोग करते हैं, सपोर्टिंग स्टेक का प्रयोग करते हैं। किसी भी जॉब की आकृति को, शेप को बदलना है, अगर हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, अगर हमें सपोर्ट देना है तो स्टेक, ये हमारा सीट मेटल चैप्टर में है। स्टेक क्या है, एक सपोर्टिंग टूल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमने पढ़ा कि हैमर के बारे में और हैमर का यूज के बारे में। हथौड़ी के हैमर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, तो हैमर के मुख्य भाग होते हैं हेड और हैंडल। इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, हेड और हैंडल। ये देखिए हैमर देख लीजिए, ये हमारा हेड है और ये हमारा हैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसे हम चीक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चीक कहते हैं। चीक मीन्स क्या होता है, गाल, है ना, फेस। तो अच्छे से इसको याद रख सकते हो, ये हमारा चीक होता है। ये पूरा भाग मतलब कि आपका ऊपर वाला ये भाग तो हमारा पीन कहलाता है, ये आपको पता होगा। ये वाला भाग आपका फेस कहलाता है ना, ये भी आपको पता होगा। अब इन दोनों के अलावा जो हमारा भाग बचता है बीच में, इसे हम कहते हैं पोस्ट, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। और ये वाला भाग हमारा नर्म रखा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि हैमर के कौन से भाग को नरम रखते हैं, तो हम पोस्ट वाले भाग को नरम रखते हैं, जबकि पिन और फेस को हम हार्ड रखते हैं, हार्ड और टेम्पर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैमर के बारे में। अब पोस्ट में कई सारे पार्ट आते हैं, ये पूरा हमारा हो गया पोस्ट। अब पोस्ट के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, तो पोस्ट के अंतर्गत हमारा चीक आता है, जो कि हमने बताया ये वाला भाग, है ना, ये वाला भाग हमारा क्या होता है, चीक होता है। ये वाला भाग हमारा चीक हो गया। ये जो आप अंडाकार देख रहे हैं, ये होल हमारा कौन सा है, तो ये हमारा होल है आई होल। इसे क्या कहते हैं, आई होल। इससे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आई होल की आकृति कैसी होती है, अंडाकार होती है। इसका होल कैसा होता है, सकरा होता है या गहरा होता है, ये इस टाइप का भी आता है, आगे हम आपको बताएंगे। और पोस्ट में कौन कौन से भाग आते हैं, चीक आता है ना, ये चीक लिखा हुआ है। दूसरा हमारा भाग क्या आता है, आई होल आता है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट आती है। अब आई होल में ही हम क्या लगाते हैं, पच्चड़ लगाते हैं, जो कि चमड़े का होता है। वो यहाँ पर क्यों लगाते हैं, ताकि हैमर जो है वो हैंडल से, जो हैंडल है वो हैमर से बाहर ना निकल सके, इसलिए यहाँ पर हम पच्चड़ लगाई जाती है। तो ये हो गया हैमर के पार्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पिन के बारे में। इन्होंने क्या बताया, पिन जो होता है शीर्ष का, हेड का दूसरा सिर पिन कहलाता है। मतलब हैमर का दूसरा सिरा क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। तो पहला सिरा कौन होता है, हमारा फेस होता है ना। कभी भी हैमर के पहले फेस की बात करें तो हमारा फेस होता है। दूसरा सिरा की बात करें, पहला सिरा फेस, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, पिन होता है, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे, पहला हमारा फेस, दूसरा नंबर में हमारा पिन आता है। नेक्स्ट हमारा है कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग हम आकार एवं स्वरूप देने हेतु करते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हैमर में पिन का क्या कार्य है, हैमर में पिन का कार्य क्या है, क्या हम इसे चोट लगाते हैं या फिर हम आकार बदलते हैं, बताइए। अब चोट लगाने का जो काम होता है, चोट जो लगाता है वो कौन करता है, चोट लगाने का काम होता है फेस का, है ना, जो नीचे वाला भाग है ये चोट लगाने का काम करता है। अगर शेप बदलने की बात करें, किसी की आकृति बदलने,
स्वरूप बदलना है। जैसे कि रिवेटिंग में रिवेट के हेड को स्वरूप बदलना है ना। मान लीजिए आप जब हम रिवेटिंग करते हैं तो रिवेटिंग में क्या होता है, एक हेड हमारा पहले से होता है और हम जब उसे सीट में लगाते हैं तो अब दूसरा सिरा भी हमें क्या है, हेड बनाना पड़ता है, जिससे कि रिवेट सीट से बाहर ना निकले। तो उसका शेप बदलना है। अब शेप बदलना, उसे हेड बनाना है ना। हेड बनाना तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पर हम पिन वाले भाग का यूज करेंगे, है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवेट के सिरे को हेड बनाने में हम हैमर, बॉल पिन हैमर के किस भाग का यूज करेंगे, तो हम पिन का प्रयोग करेंगे, पिन वाले भाग का। क्योंकि पिन का यूज हम करते हैं आकार एवं स्वरूप हेतु करते हैं, मतलब आकार को परिवर्तित करना है, साइज को कैसा भी शेप उसको एवं स्वरूप देने हेतु करते हैं, किसी का भी स्वरूप देना है। जैसे रिवेटिंग मोड़ना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिवेटिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो रिवेटिंग में हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर में तो करते ही हैं, उसमें हम किस भाग का प्रयोग करते हैं, हम पिन का प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ पर बेंडिंग में भी हम कर सकते हैं रिवेटिंग। मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है रिवेटिंग। पिन जो होते हैं, पिन के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिन के अनुसार हैमर हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सभी में सेम रहता है, बस पिन की आकृति चेंज होती रहती है। तो वो आकृति चेंज होने की वजह से हमारे पिन 3 टाइप में आते हैं, एक बॉल पिन हैमर, एक क्रॉस पिन हैमर, एक स्ट्रेट पिन हैमर। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है इन तीनों से। अभी आगे हम लोग इनको भी देखेंगे। जैसे कि हमने बताया फलक को क्या कहते हैं, फलक को फेस कहते हैं, है ना। और फेस और पिन के बारे में बताएं तो फेस और पिन क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि हैमर के कौन सा भाग हार्ड होता है, हैमर का कौन सा भाग हार्ड होता है, तो फेस और पिन, है ना। फेस और पिन क्या होता है, हार्ड होता है। फेस और पिन हमारा क्या होता है, हार्ड होता है। और बाकी भाग, कौन सा भाग नरम होता है, तो पोस्ट वाला भाग, पोस्ट वाला भाग हमारा नरम होता है, ठीक है। याद रखना, पोस्ट वाले भाग में क्या क्या आते हैं, हमारा चीक आता है, हमारा आई होल आता है, और क्या आता है, आई होल में हम पच्चड़ लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो हमारा हैमर देख रहे हो, ये हमारा बॉल पिन हैमर है। ये हमारा कौन है, स्ट्रेट पिन हैमर है। ये हमारा क्या, क्रॉस पिन हैमर है। इसको भी हम लोग समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रटते होंगे, तो कैसे देखो याद करते हैं हम लोग। देखते हैं अगर इसमें कहीं फिगर दिया हो, देखिए ये फिगर दिया है और फिगर देख लेते हैं, है ना। आपका यहाँ पर फिगर अगर दिया हो, इसी को हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये हैमर है, ये हैमर है, बताना है कि कौन सा ये हैमर है, हैं। ये क्या हमारा क्रॉस पिन हैमर है, ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है। तो कैसे हम पहचानते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है। इसकी पिन को देखिए, पिन हमारी कैसी, ऐसी है। तो एक सीधी लाइन बस हमको हमेशा खींचना होता है माइंड में, एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए। और जो हैंडल की दिशा है, वो हैंडल की दिशा ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे खींच देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है, देखा है ना, एक दूसरे से क्या है, ये क्रॉस कर गई। जब भी क्रॉस कर जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। तो कैसे याद रखेंगे, एक सीधी इस पिन की हम दिशा देखेंगे कि हमारी पिन की दिशा क्या है, और दिशा देखने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। और फिर हम देखेंगे हैंडल की दिशा क्या है, तो हैंडल पहले हम इसको ऐसे यहाँ तक खींच देते हैं और फिर हैंडल की दिशा हम खींच देते हैं। और ये देखिए क्रॉस का निशान बन गया, है ना। तो ये क्रॉस बन गया, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस पिन हैमर हो गया। इसी प्रकार से स्ट्रेट पिन हैमर को हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर दिया हो स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन अगर यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर अच्छे से देखिए स्ट्रेट पिन का यहाँ यही वाला आप देख लीजिए, जो यहाँ पे दिया है ये स्ट्रेट पिन हैमर का है। ये जो हमारा है ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। अगर हमने आप पहले इसको अगर स्ट्रेट पिन बता दिया हो पहले, तो गलत उसे मानिएगा, क्योंकि हमने जैसे कहा कि मान लीजिए यहाँ पर है, ये हमने हैंडल लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हैंडल ऐसे लगा होगा। अब ये जो पिन की दिशा है, ये देखिए ऐसे खींची हुई है, तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा हैमर है जिसकी पिन हैंडल की दिशा में होती है। अगर पिन हैंडल की दिशा में होती है, इसकी भी दिशा पिन
हैंडल की दिशा में है और इसकी भी है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट पिन हैमर और ये होता है क्रॉस पिन हैमर। ये कैसे, इसकी देखिए पिन ऐसे है, ये पिन की दिशा क्या है, ऐसे है। तो एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, है ना, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए और यहाँ से देखिए एक ऐसे एक और हम ऐसे लाइन खींच दिए ताकि अच्छे समझ में। एक हमने ऐसे 2 लाइन खींच दिया। अब एक हो गया ये हैंडल की दिशा होगी, एक हैंडल की दिशा होगी, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस पिन हैमर हो गया। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा कि वह कौन सा हैमर है जिसकी पिन हैंडल के क्रॉस में होती है, या ऐसे पूछेगा ऐसा कौन सा हैमर है जिसका हैंडल पिन के क्रॉस में होती है, पिन के क्रॉस में होती है, वो हमारा क्रॉस पिन हैमर। और जो हमारी स्ट्रेट पिन होती है वो हमारी हैंडल जो पिन होती है वो हैंडल के सीध में होती है। देखिए एक ही सीध में है ना, एक ही दिशा में है। तो ये आपको बेसिक से नॉलेज हो गया होगा कि क्रॉस पिन हैमर को कैसे पहचानते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर को कैसे पहचानते हैं। अगर एग्जाम में ये तीन फिगर दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा हमारा बॉल पिन हैमर है, तो यह बताओगे हमारा बॉल पिन हैमर। कौन सा हमारा स्ट्रेट पिन हैमर, तो यह बताओगे स्ट्रेट पिन हैमर है। कौन सा हमारा क्रॉस पिन हैमर है, तो यह हमारा बताओगे क्रॉस पिन हैमर। पहचानने का तरीका हमने आपको बता दिया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीक हैमर में हमारा, जैसा कि हमने बताया कि आपके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, फेस होता है और दूसरा होता है पिन। इन्हीं के बीच में एक हमारा भाग होता है पोस्ट, जो हमने आपको भी बताया था। ये हमारा पूरा भाग हो गया पोस्ट। अब ये जो हमारा कहलाता है ये पोस्ट होता है। ये पोस्ट ये हमारा भाग, पूरा भाग हमारा क्या होता है, देखिए फिर से, ये हमारा पूरा भाग क्या है, ये हमारा पोस्ट है। और ये हमारा जो भाग है इसको भी हमने पोस्ट बोला था, माफ़ कीजिएगा। ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं चीक। चीक मीन्स गाल, है ना, या ठीक है। इसे हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारा चीक है। चीक हथौड़ी के शीर्ष का मध्य भाग होता है। जो चीक होता है ये हमारा हैमर के शीर्ष का मध्य भाग होता है, ठीक है। हैमर का शीर्ष का मध्य भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैमर का वजन इसी पर अंकित होता है। तो क्या एग्जाम में पूछेगा, तो हैमर का वजन किस पर अंकित किया जाता है, तो हैमर का वजन हम चीक पर अंकित किया जाता है। चीक आप जानते हो ना, जो गाल होता है उसे चीक कहते हैं। तो हैमर का वजन किस पर अंकित किया जाता है, चीक पर अंकित किया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है कि हथौड़ी का शीर्ष, हथौड़ी का जो हेड है, हथौड़ी के हेड का यह भाग मृदु छोड़ दिया जाता है। मतलब कि हथौड़ी के हेड का मतलब पूरा भाग हमारा हेड कहलाता है भाई। जो पूरा भाग होता है वो तो हमारा एक हेड कहलाता है और एक हैंडल होता है। तो ये पूरा हेड है, ये पूरा शीर्ष है। अब इस शीर्ष में से जो हमारा एक चीक वाला भाग है ये हमारा कैसा है, सॉफ्ट रखा जाता है। ये कैसा रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है, जो हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई होल। क्या होता है, हथौड़े में हैंडल लगाने के लिए आई होल होता है। जिसमें भी हमारा हैंडल फिट होता है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा हैंडल फिट हो रहा है तो ये पूरा हमारा आई होल कहलाता है। ये आई होल का काम क्या है, इसमें हमारा हैंडल लगाने का यूज होता है। इसको इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि इसमें हैंडल उसमें दृढ़ता से फिट हो सके और जो वेज है, जो पच्चड़ है, वो हैमर को नेत्र छिद्र में कस देता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा आई होल है उसकी आकृति ऐसी बनाई जाती है जिससे कि हम उसमें पच्चड़ लगा सकें। पच्चड़ लगाने का क्यों लगाते हैं पच्चड़, ताकि जो हमारा हैंडल का, जो हैमर का जो हमारा हैंडल है, ये यहाँ पर देखिए हत्था दिया है, हैमर का जो हैंडल है वो आई होल में अच्छे से कस देता है ना। पच्चड़ लगाएंगे तो उसमें क्या, हैंडल हमारा आई होल में टाइट हो जाएगा जिससे कि हैंडल बाहर नहीं निकलेगा और चोट नहीं लगेगी। तो ये आई होल के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, ये हैमर पिन का उपयोग। मतलब जो हमारा बॉल पिन हैमर है उसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग के लिए करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रिवेटिंग। बहुत पूछा जाता है कि बताइए रिवेटिंग में हम
किस हैमर का प्रयोग करेंगे? रिवेटिंग में हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो रिवेटिंग में हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर पूछे पतली सीटों में अगर हमें चोट लगानी है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। मैलेट हैमर जानते हो किसे कहते हैं? लकड़ी के बने हैमर को हम क्या कहते हैं? मैलेट हैमर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैलेट हैमर भी हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कभी भी रिवेटिंग के बारे में बात करें या सीट मेटल की बात भी करें, अगर सीट मेटल में हम किस हैमर का यूज करते हैं तो सीट मेटल में हम मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर रिवेटिंग की बात करता है कि सीट में रिवेटिंग लगानी है तो रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बस देखिए इसलिए कहते हैं कि नियमित थ्योरी इज द बेस्ट। इसमें क्या है, आपको फिगर से अच्छे से समझाया भी गया है और देखिए केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही केवल दिया और कुछ नहीं दिया है। पर बॉल पिन हैमर के यूज क्या दिया, बस रिवेटिंग में करते हैं, बात खत्म। एग्जाम्पल दे दिया बढ़िया फिगर कि आपका ये रिवेट का हेड है और दूसरा सिरा रिवेट मतलब दूसरा सिरा जो हमारी सैंक होती है उसको हमें हेड में कन्वर्ट करना। तो ये हेड से कन्वर्ट किया जा रहा है, किस हैमर से कन्वर्ट किया जा रहा है? बॉल पिन हैमर से कन्वर्ट किया जा रहा है। और बॉल पिन हैमर से हम रिवेट का हेड बना तो रहे हैं। अगर पूछा जाए कि बॉल पिन हैमर के किस भाग से हम रिवेट को हेड में कन्वर्ट करते हैं, रिवेट के जो दूसरा सिरा होता है ना उसको हेड में कन्वर्ट करते हैं, वो देखो पिन वाले भाग से। देखो इसका शेप भी आप देख रहे होंगे। तो एक बार ITI फाइटर जो डिस्कशन ग्रुप है क्वेश्चन उसमें हमने डाला था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट फेस बता रहे। तो देखिए अच्छे से देख लीजिए, पिन वाले भाग से हम क्या कर रहे हैं, जो रिवेट का हेड है उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, शेप दे रहे हैं, शेप प्रदान कर रहे हैं। और बाकी आप जानती हो ना, अगर हम रिवेट का जो दूसरा हेड है, जो दूसरा सिरा है या पहला सिरा है, उसको अगर हमें हेड का सिरा बचाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? हेड के सिरे को बचाने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं ना। डॉली का प्रयोग क्या है? रिवेट हेड का जो शेप है उसमें वो ख़राब ना हो तो शेप को बचाने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे डॉली कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? डॉली है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम बताएंगे क्रॉस पिन हैमर का यूज कहाँ पर करते हैं। क्रॉस पिन हैमर का धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि हमें सीट को या धातु को एक दिशा में फैलाना हो, धातु को या सीट को एक दिशा में फैलाना हो तो हम मतलब किसी भी दिशा में, लेकिन एक दिशा में। ठीक है, चारों दिशाओं की बात नहीं करना, केवल एक दिशा में हमारी किसी सीट को फैलाना है, किसी एक दिशा में हमें मेटल की लंबाई को बढ़ाना है तो वहाँ पर हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, देखो एक ही दिशा में हम क्या है, क्रॉस पिन हैमर की मदद से हम उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं या कह सकते हैं कि उसकी सीट को क्या है, हम फैला रहे हैं। अब कैसे पहचानेंगे क्रॉस पिन हैमर है? तो सिंपल सा हमने बताया, तो उसकी पिन को देखना है। देखिए पिन की दिशा ये है और हैंडल की पहले हम पिन की दिशा को ऐसे पूरा लंबाई में खींच लेते हैं और हैंडल की दिशा ये हमारी ये है। देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस पिन हैमर हो गया। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी एक दिशा में सीट की लंबाई को बढ़ाना या फैलाना। नेक्स्ट है हमारा स्टेट पिन हैमर। स्टेट पिन हैमर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? स्टेट पिन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। तो कोनों पर कार्य करने के लिए हम स्टेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। एक और पॉइंट है, याद रख लीजिए, स्टेट पिन हैमर का प्रयोग हम 90 डिग्री में अगर 90 डिग्री में अगर हमें सीट को फैलाना है तो वहाँ पर हम स्टेट पिन हैमर का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इस टाइप का यहाँ पे ऐसे जॉब बना हुआ, देखिए एंगल यहाँ पर कितना का बन रहा है, 90 डिग्री में। तो अगर 90 डिग्री की बात करता है तो 90 डिग्री में सीट को फैलाने के लिए हम स्टेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर केवल इतना पूछता है कि कोनों पर हमें सीट के कोनों पर अगर हमें कार्य करना है, सीट के कोनों पर हैमरिंग करनी है तो वहाँ पर हम स्टेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं।
बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल पार्टी मेटल में छेनी को चलाने के लिए किया जाता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग किसी, मान लीजिए सीट को अलग करना है। ये देखिए, मान लीजिए क्या है, ये सीट को अलग कर रहे हैं। तो सीट को अलग करना मतलब पार्टिंग। पार्टिंग का मतलब क्या है, एक पार्ट है उसको अलग करना बीच से, वो हमारा पार्टिंग कहलाता है। तो बॉल पिन हैमर के माध्यम से हम पार्टिंग मेटल में छेनी चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब हम पार्ट को अलग कर रहे होते हैं, सीट को अलग करना है, वहाँ पर हम चीजल का यूज करेंगे और उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि छेनी के माध्यम से जब हम कोई पार्ट को अलग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ये हमने पढ़ा बॉल पिन हैमर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हैमर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है कि हैंड हैमर का वज़न कितना होता है। हैंड हैमर का वज़न कितना होता है, क्या पूछा जाता है, हैंड हैमर का वज़न कितना होता है। तो हैंड हैमर का वज़न निमी के अकॉर्डिंग 0.125 किलोग्राम है ना, 125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक हमारा, मतलब ये कह सकते हो कि 1.5 किलोग्राम तक के हैमर को हम हैंड हैमर कहते हैं। बाकी हमारा स्लेज हैमर का भार आप जानते हो, स्लेज हैमर का भार हमारा 3 से 9 किलोग्राम होता है। स्लेज हैमर का वज़न 3 से 9 किलोग्राम का हमारा स्लेज हैमर का वज़न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इंजीनियरिंग हैमर का सदैव उसके भार तथा पिन के अनुसार वर्णित किया जाता है। भी हमारा पूछा जाता है कि जो हैमर का, जो जैसे हैमर आप लेने जाओगे तो उसका क्या आप कहोगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब आप डिवाइडर मार्केट में लेने जाओगे या डिवाइडर का जब वर्गीकरण आप बताओगे तो कैसे बताओगे, कैसे आप बताओगे। तो हम बताएंगे कि डिवाइडर का साइज़ कितना है, ये हम फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि जॉइंट का प्रकार बताएंगे। जॉइंट का प्रकार, कैसा जॉइंट, फर्म जॉइंट है हमें लेना है या स्प्रिंग जॉइंट लेना है, तो 2 टाइप के जॉइंट होते हैं। तो हम साइज़ बताएंगे कि क्योंकि डिवाइडर का साइज़ कितना होता है, 50 mm से 200 mm तक का डिवाइडर का साइज़ होता है। और ये हमने डिवाइडर के बारे में बताया था। जब हमने बात किया था कैलिपर के बारे में कि कैलिपर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो कैलिपर का वर्गीकरण है ना, कैलिपर का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैलिपर का वर्गीकरण हम जॉइंट के प्रकार से करते हैं, है ना। जॉइंट का मतलब वही फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। दूसरा इसमें टाइप बदल जाता है हमारा डिवाइडर कैलिपर में, पॉइंट इसमें कि ये बदल जाता है। इसमें हम लेग के अनुसार करते हैं, इसमें हम लेग देखते हैं कि हमें कैलिपर मार्केट में जाएंगे तो हम जॉइंट देखेंगे, हमें फर्म जॉइंट लेना है, ठीक है। अब कैसा हमें लेना है, हमें लेग कैसा लेना है, हमें आउटसाइड वाला लेग लेना है या इनसाइड वाला लेग, क्योंकि अगर आउटसाइड लेग होगा तो बाहरी जॉब मापेगा, इनसाइड के अगर इनसाइड होगा बाहर की तरफ अगर उसके लेग मुड़े हुए होंगे तो वो हमारा क्या है, किसी जॉब का वो अंदरूनी व्यास माप रहा होगा। बेलनाकार पाइप है तो उसका अंदरूनी व्यास माप रहा होगा। अगर कोई स्लॉट है उसकी अगर हमें चौड़ाई मापनी है ना, तो वहाँ पर हम इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। तो ये हो गया, वो स्पेसिफिकेशन हो गया। इसी प्रकार से हैमर का भी स्पेसिफिकेशन होता है। तो हम मार्केट में जाएंगे तो हम उसे हैमर का भार बताएंगे कि हैमर का हमें ये भार चाहिए। मान लीजिए हमें 1.5 किलोग्राम का भार वाला हैमर चाहिए और उसकी पिन का शेप बताएंगे कि हमारा पिन का आकार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के पिन आते हैं। हमारा स्ट्रेट पिन आता है, क्रॉस पिन आता है, बॉल पिन आते हैं। तो हमें पिन का शेप भी हमें बताना होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा आपसे भार, दूसरा भार और पिन, दूसरा ऑप्शन देगा आपको भार और फेस, है ना। तो आप क्या लगाओगे आंसर, आप लगाओगे भार और पिन। भार और पिन के अनुसार हैमर का स्पेसिफिकेशन या हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, ना कि भार और फेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, भार और पिन के अकॉर्डिंग। इसका जो भार है वो 125 ग्राम से यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर 125 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो, क्योंकि 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1000 और यहाँ पर आप चेंज करोगे
मान लीजिए 1 ग्राम बराबर अगर आप करोगे 1 ग्राम बराबर तो क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो जब 1000 का आप भाग दोगे तो ये हमारा जो 125 ग्राम है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 का भाग देंगे और 1000 का भाग देंगे तो 0.125 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये कहिए 125 ग्राम से 1500 ग्राम कहिए या 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम, ये हमारा हैंड हैमर का वज़न होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्किंग करने के लिए हम इंजीनियरिंग हैमर का भार कितना होता है। बहुत पूछता है कि मार्किंग हैमर का वज़न कितना होता है। तो मार्किंग हैमर का वज़न 250 ग्राम होता है। कितना होता है 250 ग्राम। अगर वो किलोग्राम में बात करेगा तो हम क्या बताएंगे 250 या 0.25 किलोग्राम, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो मार्किंग करने के लिए हम इंजीनियर हैमर का जो भार होता है वो 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मशीन शॉप एवं फिटिंग शॉप के साधारण कार्यों में हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। ये भी पॉइंट है एग्ज़ाम में, अगर आप पूछता है कि मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में, किस में, मशीन शॉप, दूसरा पूछता है आपसे फिटिंग शॉप। ठीक है, फिटिंग शॉप, मशीन शॉप और फिटिंग शॉप में हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो मशीन शॉप और फिटिंग शॉप में हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। तो ये हमारा बॉल पिन हैमर यूज, जो हैमर है उसको यूज करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हैंडल जो है ठीक कसा हो, मतलब कि हमें हैंडल देख लेना चाहिए प्रॉपर आई होल या हैमर का जो हेड है उसमें प्रॉपर फिट है कि नहीं। हैंडल अगर ढीला है तो उसको पहले से पच्चर लगा के टाइट कर लें, है ना। तो सुनिश्चित कर लें कि हैंडल ठीक से कसा हो। जॉब के अनुरूप उचित भार हैमर का यूज करें। जैसा हमारा जॉब हो उसी के अनुसार हैमर का वजन सुनिश्चित करें। तो हैमर का वजन किसके अनुसार लिया जाता है, हैमर का वजन किसके अनुसार, जैसा हमारा जॉब है उसके अनुसार। मान लीजिए बहुत भारी जॉब है तो उस पर अगर हम कम भार के हैमर का प्रयोग करेंगे तो उसमें चोट कम लगेगी, क्योंकि अगर भारी जॉब है तो उसमें हम अधिक हैमर के वज़न का यूज करेंगे। जैसे फोर्जिंग शॉप में हम स्लेज हैमर का यूज करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल एवं शीर्ष में दरार के लिए जांच करें। मतलब कि हैंडल में क्रैक नहीं होना चाहिए और शीर्ष हेड तो उसमें भी देख लेना चाहिए क्रैक वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित करें कि हैमर के फलक के ऊपर कोई तेल या ग्रीस ना लगा हो, कि उससे फिसल भी सकता है चोट लगाते समय। तो सुनिश्चित करना चाहिए कि हैमर का जो फेस है उसके ऊपर कोई भी तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है हैमर के बारे में और हमने पढ़ा पंच के बारे में। तो हैमर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नए नए पॉइंट भी सीखा होगा, क्योंकि ये निमी है बहुत अच्छे से इसमें हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया हुआ है। तो कैसी लगी क्लास, कैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो चीज़ें हमने समझाई वो आपको याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। अगर याद हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जो भी हमने बताया वो आपको याद हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आज हम लोग को बहुत कुछ कवर करना था, लेकिन जब हर एक चीज़ को समझाया और बताया जाता है, याद कराया जाता है तो टाइम उसमें लगता है। जैसे कि आज हमें वी ब्लॉग भी ख़त्म करना था, कोई नहीं, कल हम वी ब्लॉग पढ़ेंगे। वी ब्लॉग पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे वी ब्लॉग हमारा यहाँ तक है। वी ब्लॉग के बाद हमारा मार्किंग टेबल है, तो मार्किंग आप टेबल भी हम लोग का कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेंच वाइज, तो कल हम लोग का मार्किंग टेबल ख़त्म हो जाएगा और वी ब्लॉग के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव मॉक टेस्ट फ्री होता है डेली 9 PM में, ज्वाइन कर लीजिए। फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप का नाम है और ग्रुप जो है वो टेलीग्राम में है। तो टेलीग्राम ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे तो उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। डेली लाइव टेस्ट होता है फ्री में चैप्टर वाइज, उसका रिजल्ट रैंक वाइज रिजल्ट आपको आंसर की भी वेबसाइट में आपको दिख जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने फीडबैक जरूर देंगे, तो पब्लिक कमेंट पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास और अच्छे से बेहतर हम आपको दे सकें। फिर मिलेंगे नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।